प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इस रविवार को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के जम्मू कश्मीर आया हुआ है। पाक डेलीगेशन का भारत दौरा सिंधु जल संधि के तहत हुआ है। डेलीगेशन का भारत आना इसलिए चर्चा बटोर रहा है क्योंकि 5 साल से भी ज़्यादा समय में किसी पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की यह पहली जम्मू कश्मीर यात्रा है। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में आई गिरावट के बाद पाक डेलीगेशन 5 साल तक भारत नहीं आया। पाक डेलीगेशन के भारत आने के बाद ये भी पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ने कश्मीर से 370 हटने के मुद्दे पर अपना रुख नरम कर लिया है। यही सवाल पाकिस्तान के यूट्यूबर सुहेब चौधरी ने भी आम पाकिस्तानियों से पूछा। सुहेब चौधरी ने पाकिस्तान के लोगों से सवाल किया कि क्या पाकिस्तान को भारत से कश्मीर की बात बुलाते हुए पानी के मामले पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पानी भारत की ओर से आता है। खुर्रम शाहबाद ने कहा कि हम बस कश्मीर का नाम लेते रहे। इंडिया जो कश्मीर में कानूनी बदलाव चाहता था वो उसने कर दिया। हम सिवाय बयान देने के कुछ नहीं कर सके। दूसरी तरफ पानी के मामले पर भी हम इंडिया की ओर ही देख रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया ने पानी रोक दिया है या ज़्यादा छोड़ दिया। हम अपनी ओर नहीं देखते। हमने आज तक क्या इंतजाम पानी रोकने के या जमा करने के लिए किए हैं। हमने खुद कुछ नहीं किया और ठीकरा भारत पर फोड़ते हैं। इरफान ने सुहेब चौधरी से कहा कि कश्मीर एक अहम मुद्दा हमारे लिए रहा है, लेकिन वो भी हमसे दूर होता जा रहा है। आज भारत से तो पाकिस्तान के हक में नारे लगने की बात सामने नहीं आती है। हाँ, पाकिस्तान के कश्मीर में लोग सड़कों पर हैं। हाल ही में जिस तरह से लोग कश्मीर के सड़कों पर निकले वो बताता है कि हमारी हालत क्या है। रियाज ने कहा कि कश्मीर और दूसरी बड़ी बड़ी पाकिस्तान के नेता बाद में करें, पहले ये तय करें कि आवाम और मुल्क कैसे बचना है। पाकिस्तान में बिजली के बिलों में लोग बुरे फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में आम घरों में 20,000 तक के बिल आ रहे हैं। बताया कहाँ से लोग बिल देंगे। शाहिद ने कहा कश्मीर का मामला जैसे 70 साल से चल रही है वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मामला आने वाले कुछ सालों में कुछ होगा। मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ साल में कश्मीर के मामले में कुछ भी हो सकता है। दोनों ओर से यही बड़ी बड़ी बातें होती रहेंगी और हवाई दावे किए जाते रहेंगे। इसी खबर भी जो है पाकिस्तान के टीटीपी की है। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान आतंकियों और बलूच लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने के पहले ही यहाँ की सरकारें बौखला गई हैं। बलूचिस्तान के गृह मंत्री जियाउल्लाह लंगाऊ ने बुधवार को भारत के खिलाफ जमकर उगला और बेबुनियाद आरोप लगाया कि टीटीपी तथा बलूचों को अकेले भारत की करेंसी रॉ से अकेले पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने यह बयान क्वेटा में दिया, जहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने टीटीपी के 2 बड़े कमांडो नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर और इद्रिस उर्फ इरशाद को पकड़ने का दावा किया है। लगाऊ ने नसरुल्लाह के वीडियो को दिखाते हुए आरोप लगाया, वैश्विक समुदाय को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत इसके पीछे है। उन्होंने कहा कि टीटीपी आतंकियों का कहना है कि वे इस्लामिक सिस्टम लाएंगे, वहीं दूसरी ओर बीएलए उनकी वैचारिक विरोधी हैं। उनके नेक्सस का केवल यह मतलब है कि उनका इन्वेस्टर एक ही है जो 2 एंगल से उनका इस्तेमाल कर रहा है। लंगाऊ ने कहा, अगर आप उनके वित्तीय सपोर्ट या खुफिया जानकारी को देखें या उनके विदेश में बैठे सदस्यों को देखें तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि बीएलए और टीटीपी को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से पैसा मिल रहा है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री ने दावा किया कि नसरुल्लाह टीटीपी की कोर कमेटी का सदस्य है और उसके रक्षा आयोग का भी सदस्य है। वहीं कथित टीटीपी आतंकी नसरुल्लाह ने अपने वीडियो में दावा किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इसके पीछे है, जो बीएलए और टीटीपी के बीच नेक्सस बनाना चाहती है। उसने यह भी दावा किया कि रॉ बलूचिस्तान में अपने पैर बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तानी सेना के कब्जे में मौजूद नसरुल्लाह ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय खुफिया एजेंसी चीन और पाकिस्तान के सीपीसी और चीनी नागरिकों को निशाना बनाना चाहती है। पाकिस्तान के आसान बलूचिस्तान प्रांत में पिछले वर्षों में कई चीनी नागरिक मारे गए हैं। ये चीनी जबरन बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को बना रहे हैं, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। चीन के दबाव में पाकिस्तानी सेना अब सैन्य अभियान चलाने जा रही है। उसका दावा है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत के सीएम ने खुलकर इसका विरोध कर दिया है। बलूच नेता भी इस सैन्य अभियान का विरोध कर रहे हैं। सैन्य अभियान के दौरान बलूचों को जबरन उठा लिया जाता है। हजारों बलूच नागरिक गायब कर दिए गए हैं। हम बात करते हैं केनिया की। केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो आर्थिक हालातों को सुधारने का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन मंगलवार को राजधानी नैरोबी में हुई घातक हिंसा दिखाती है कि अब वह धीरे धीरे अपना समर्थन खो रहे हैं। केनिया पूर्वी अफ्रीका के सबसे स्थिर लोकतांत्रिक देशों में से एक है, लेकिन अब यहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए, जिसके बाद सांसद भाग खड़े हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद के एक हिस्से को आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके अलावा गोलाबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। केनिया में 80,000 से 1 लाख भारतीय रहते हैं, जिनकी जान को खतरा है। भारतीयों के लिए उच्चायोग ने एडवाइजरी जारी की है। मंगलवार को राष्ट्रपति विलियम रूटो ने विरोध प्रदर्शन की निंदा करते हुए इसे देशद्रोही बताया, लेकिन अचानक केनिया क्यों जल उठा, आइए हम इस पर बात करते हैं। सारा विवाद एक वित्त विधेयक को लेकर है, जिसमें कई तरह के टैक्स बढ़ने हैं।
युवाओं के नेतृत्व वाले एक मूवमेंट ने राष्ट्रपति विलियम रूटो की सरकार को वित्तीय विधेयक पारित करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि इससे केन्याई लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ जाएंगी, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए सांसदों ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति इस पर मंजूरी देने के लिए हस्ताक्षर करेंगे, यह भी तय माना जा रहा है। हालांकि धार्मिक नेता इसे अनुचित बता रहे हैं। वित्त विधेयक का उद्देश्य इंटरनेट, डेटा, ईंधन, बैंक ट्रांसफर और डायपर सहित कई दैनिक इस्तेमालों की चीज़ें और सेवाओं पर टैक्स या शुल्क बढ़ाना या लागू करना था। पिछले सप्ताह विरोध को देखते हुए मोटर वाहनों, वनस्पति तेल और मोबाइल मनी ट्रांसफर के साथ साथ ब्रेड पर लगने वाले 16% वैट को खत्म कर दिया गया था। लेकिन केन्या में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच लोगों के लिए ये रियायतें काफ़ी नहीं हैं। वित्त विधेयक के जरिए सरकार का लक्ष्य घरेलू राजस्व में अतिरिक्त $2.7 बिलियन जुटाना है। सरकार का कहना है कि देश के कर्ज को पूरा करने, बजट घाटों को कम करने और सरकार को चालू रखने के लिए जरूरी है। वे प्रदर्शनकारी इसे सजा की तरह मानते हैं। उनका कहना है कि महंगाई के कारण पहले ही सही गुजारा करना मुश्किल हो गया है। साल 2023 में रूटो की ओर से लाए गए वित्त विधेयक से भी लोग नाराज थे, लेकिन तब उन्होंने ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया। इस बार केन्या के युवा सोशल मीडिया के जरिए शांतिपूर्ण सड़क प्रदर्शन आयोजित कर रहे थे, जिनका मकसद वित्त विधेयक की पूरी तरह वापसी था। प्रदर्शन नैरोबी में शुरू हुआ और देखते देखते देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। भारतीय उच्च आयोग ने एडवाइजरी जारी करते हुए एक्स पर लिखा, मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केन्या में सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, गैर जरूरी आवाजाही न करने और स्थिति साफ होने तक हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ये अब हम भारत की लोकसभा के बारे में बात करें। लंबे अंतराल के बाद लोकसभा में विपक्ष को नेता मिल गया है। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। यह निर्णय मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के फ्लोर नेताओं की बैठक में लिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद 1980, 1979 और 2014 से 2024 तक खाली रहा। नियमों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी 54 सांसद होना आवश्यक है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 54 सांसद नहीं थे। अंतिम बार दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज 2009 से 14 तक नेता प्रतिपक्ष रही थी। इस बार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर 99 सीटें जीती हैं। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनने के साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। इससे उनकी प्रोटोकॉल सूची में स्थिति बढ़ेगी और वे भविष्य में प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हो सकते हैं। ये पहली बार होगा जब राहुल गांधी अपने राजनीतिक कैरियर में कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी अब लोकपाल, सीबीआई प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के पैनल के सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री ऐसे सभी पैनल के प्रमुख होते हैं। गांधी परिवार का यह तीसरा मौका होगा जब कोई सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएगा। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सोनिया गांधी ने 99 से 2004 तक और राजीव गांधी ने 1990 से लेकर 90 तक विपक्ष के नेता का पद संभाला था। 54 साल के राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के वंशज हैं और 5 बार के सांसद हैं। वे वर्तमान में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पहले उनकी मां सोनिया गांधी के पास था। इस बार उन्होंने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव जीता, लेकिन वायनाड से इस्तीफा दे दिया। अब वहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने 2004 में राजनीति में प्रवेश लिया और अमेठी से पहली बार सांसद बने। लोकसभा में अब तक कई नेताओं के ने नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला है, जिसमें सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, शरद पवार, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, यशवंतराव चौहान और राम सुभग सिंह शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष और सुविधाएं। लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें सरकारी सचिवालय में एक दफ्तर, उच्च स्तर की सुरक्षा, मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपये मिलेंगे। 1969 में कांग्रेस विभाजन के बाद नेता प्रतिपक्ष पद अस्तित्व में आया था, जब कांग्रेस ओ के राम सुभग सिंह ने इस पद के लिए दावा किया था। इसके बाद संसद के 1977 के एक अधिनियम द्वारा नेता प्रतिपक्ष पद को वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें कहा गया कि एक विपक्षी दल को नेता प्रतिपक्ष पद के लिए विशेषाधिकार और वेतन का दावा करने के लिए सदन के कम से कम 10वें हिस्से पर अधिकार होना चाहिए, यानी कुल सांसद संख्या के 10% सांसद होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।